Hello students, in the last video we had discussed about nucleophilic substitution reaction in alkyl halides. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन alkyl halides में कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है, उसके बारे में हमने बात की थी SN1 और SN2 मैकेनिज्म की। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं आज उसे, फिर आज उसके बाद आगे की चीज़ों को समझने का। एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल उस हैलोजन को हटाकर उसकी जगह जोड़ता है। दो जो SN1 और SN2 के तरीके हैं। SN2 को आप ऐसे मान लो कि आप कहीं बैठे हुए हो, कोई बहुत ही दबंग आदमी आया, आपने उसको चेयर नहीं दी बैठने के लिए, तो उसने क्या किया, आपकी चेयर में पीछे से धक्का दिया, आप गिर गए और वो चेयर पे बैठ गया। इसी तरह एक दबंग न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर पीछे से धक्का दिया, हैलोजन उस पर से हट गया और वो दबंग क्या है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ में जुड़ गया। ये तो हुआ SN2 का तरीका। SN1 में क्या हुआ, वही कोई दबंग आदमी की जगह मान लो कोई आपका फेवरेट सेलिब्रिटी आता है, तो आप क्या करते हैं, आप चेयर छोड़ करके खड़े हो जाएंगे उसका वेलकम करने के लिए, सर प्लीज़ आइए मेरी चेयर पे बैठ जाइए। SN1 में भी वही हुआ। जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच हुआ तो हैलोजन कार्बन को छोड़ करके अलग हो गया, वो जो खाली चेयर बनी वो है कार्बोकैटायन, और न्यूक्लियोफाइल उस पर आकर के जुड़ जाता है। क्लियर? SN1 और SN2 कैसे हुआ। आज बातें करते हैं किस कंडीशन में SN1 रिएक्शन होगी और किस कंडीशन में SN2 होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। एक तो चीज़ हम समझेंगे उसमें सॉल्वेंट के नेचर के बारे में। बिकॉज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन हेट्रोलिटिकली। जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिकली टूटता है। X जो है हैलोजन वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अलग हो जाता है हैलाइड आयन के फॉर्म में, और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बचता है। सच ए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इज फेवर्ड बाय अ पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो SN रिएक्शन को फेवर करेगा, नॉन पोलर वाला फेवर नहीं करेगा। और पोलर सॉल्वेंट भी दो तरीके के, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है, ऐसे सॉल्वेंट जिनकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, पोलर है, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, जिनमें हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के साथ प्रेजेंट है, वो होंगे पोलर प्रोटिक। जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इन सभी में वाटर में हाइड्रोजन, अल्कोहल में हाइड्रोजन है, एसिड में हाइड्रोजन है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक क्या होंगे, जिनमें पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन नहीं है, नो H पॉजिटिव प्रेजेंट, वो पोलर एप्रोटिक। जैसे DMF, DMSO, ये क्या है, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। DMF SO क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक हो गए।
अब चीज़ क्या है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है और पोलर एप्रोटिक वाला SN2 को फेवर करता है। अगर मीडियम पोलर प्रोटिक होगा तो वो SN1 को फेवर करेगा और एप्रोटिक होगा तो SN2 को फेवर करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये तो बात हुई नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। पोलर प्रोटिक SN1 को और पोलर एप्रोटिक SN2 को फेवर करेगा। अब सब्सटेंस के नेचर पे बात करते हैं, जो आपके रिएजेंट हैं। रिएजेंट में पहले बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, सबस्ट्रेट की। पहले बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, रिएजेंट काम कर रहा है। अटैकिंग स्पीशीज जिस सब्सटेंस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर रहा है उसको कहेंगे सबस्ट्रेट। अब आपका सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर इस रिएक्शन में? एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड को हमने कैटेगराइज किया 3 टाइप्स में। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी को बोल देंगे 1 डिग्री, सेकेंडरी वाले को बोल देंगे 2 डिग्री है, टर्शियरी वाले को बोल देंगे 3 डिग्री। ये होता क्या है? एल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हैलोजन डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ में जुड़ा है। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन से, तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी है। अगर हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन से, तो उसे हम बोल देंगे सेकेंडरी है। एंड अगर हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोल देंगे 3 डिग्री या टर्शरी है। क्या? हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखना है। अगर वो 1 और से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 और से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी और 3 और कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी। अब जब SN2 आपकी रिएक्शन होती है तब हमने बात की कि न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के अपोजिट साइड से कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जितने बड़े ग्रुप्स लगे हुए होंगे, जैसे इसमें हैं बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, उतना न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने के लिए जगह कम मिलेगी। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। द हिंड्रेंस और रिलक्टेंस टू द अटैक ऑफ अ स्पीशीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। बड़े बड़े ग्रुप्स के प्रेजेंस के कारण जब किसी रिएजेंट का अटैक करना मुश्किल होता है उसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ये बड़े साइज़ के कारण न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मुश्किल करेंगे। लेकिन प्राइमरी में क्या है, यहाँ पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। जब अटैक आसान हो जाएगा तो रिएक्टिविटी प्राइमरी वाले की ज़्यादा होगी, या 1 हाइड्रोजन है 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो सेकेंडरी की उससे कम होगी और टर्शरी वाले की उससे कम। तो जब SN2 रिएक्शन होगी तो उसके लिए एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी का ज़्यादा होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी का ज़्यादा होगा टर्शरी से। क्यों? क्योंकि टर्शरी वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, प्राइमरी वाले में कम है। लेकिन जब हम SN1 की बात करते हैं, SN1 में तो पीछे से अटैक होता ही नहीं है। SN1 में क्या हुआ था, हैलोजन हट गया, कार्बोकैटायन बना, तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कार्बोकैटायन के ऊपर, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायंस, for carbocations is 3 degree more than 2 degree more than 1 degree। 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री वाले से, और 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री वाले से। तो इसका मतलब
3 डिग्री वाले में बॉन्ड क्लीवेज आसानी से हो जाएगा, जिससे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड क्लीवेज से एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो उसमें SN1 की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। एक तो हमने सॉल्वेंट की बात की पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक के केस में। दूसरा हमने बात की किस तरीके का अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी वाला है तो फेवर करेगा SN2 से करने के लिए, टर्शरी वाला है तो SN1 के लिए फेवर करेगा। सेकेंडरी वाला वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जितने बड़े ग्रुप्स लगे होंगे इट विल टेंड टू गो फॉर SN1, छोटे हैं तो SN2 से भी हो जाएगा, तो वो SN2 और SN1 में दोनों में जा सकता है। अब अल्काइल हैलाइड में एक और चीज़ है, अल्काइल हैलाइड में जो डिफरेंट हैलोजेंस हों, मान लो अल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एक्स एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। जो आयोडाइड वाला है उसकी रिएक्टिविटी एल्काइल ब्रोमाइड से ज़्यादा होगी, एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी एल्काइल क्लोराइड से ज़्यादा होगी। अब बात आती है क्यों, वाई इज इट सो। जब इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा तो I माइनस निकलेगा, इसमें जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो Br माइनस अलग होगा, और जब एल्काइल क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो Cl माइनस होगा। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए एक स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखेंगे, वीकर बेस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। यहां मैं बात कर रहा हूं कौन सा ग्रुप छोड़ के अलग हो रहा है, और उसके लिए कंडीशन क्या है, वीकर बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ये जो छोड़ने वाला ग्रुप है Br माइनस, Cl माइनस या I माइनस, इनमें जो भी वीक बेस होगा वो आसानी से अलग होगा। इन तीनों में I माइनस वीकेस्ट है तो वो सबसे आसानी से अलग हो जाएगा। जब I माइनस आसानी से अलग हो जाएगा तो Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, Br माइनस उससे कम और Cl माइनस उससे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है तो कम रिमूव होगा तो रिएक्टिविटी उससे कम हुई। ये तो बात हुई अल्काइल हैलाइड्स के बेस पे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल्स के लिए हैलोजेंस अलग अलग हैं, तो आयोडाइड की ज़्यादा है ब्रोमाइड से और ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी क्लोराइड से। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के नेचर की। Stronger nucleophile favors SN2। न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो SN2 को फेवर करेगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2, जैसे Cn माइनस हो गया, RO माइनस हो गया, OH माइनस हो गया। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो SN2 को फेवर करेगा। यहाँ तक कंडीशंस क्लियर हो चुके होंगे, सॉल्वेंट, अल्काइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या डिफरेंस होगा SN1 और SN2 में। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये मान लो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है, मैं इसे बाकी 3 अलग अलग ग्रुप्स जोड़ दे रहा हूँ। एक CH3 लगा हुआ है, एक H है, एक ड्यूटेरियम। नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स, सो दिस इज कायरल कार्बन। इट विल हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी।
अब इसमें जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ वाया SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, व्हाट विल हैपन, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ग्रुप्स का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। अगर इसमें डी फॉर्म होगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल होगा। अगर इस फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन डी होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन एल हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड से आकर के जुड़ा। तो हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। तो जब SN2 होगा तो इट विल इन्वॉल्व inversion of configuration. It involves inversion of configuration while SN2 reaction takes place. लेकिन अगर SN1 होगा तब क्या होगा, इसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने क्या किया, मैं कायरल कार्बन ही ले रहा हूँ, X लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है और एक C3H7 लगा हुआ है। ये भी कायरल है, लेकिन ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, तो जब इसके ऊपर Z- का अटैक होगा तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। अब उसमें क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन C3H7, C2H5 and CH3. This is the positively charged carbon atom. ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, and this कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट has trigonal planar shape या ज्योमेट्री। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेन है। अब ये जो बीच में कार्बन है पॉजिटिव कार्बन, इस पर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर से भी दे सकता है और वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से भी दे सकता है। What will be the result? The result will be, we'll get a mixture of two forms which are isomeric. Z, एक तो ये बन गया बिल्कुल ऐसा ही, जिधर X लगा हुआ है उधर ही Z लगा हुआ है, और एक इसका मिरर इमेज फॉर्म भी बन जाएगा CH3, C2H5, C3H7। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन D है तो इसका L होगा। दोनों मिरर इमेज फॉर्म्स है, दोनों आइसोमेरिक है, दोनों ही फॉर्म्स बनती हैं। सो विल गेट अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक फॉर्म्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक फॉर्म्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड मिरर इमेजेस। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो पॉइंट ये हुआ कि जब SN1 रिएक्शन हुआ, तो उससे रेसेमिक मिक्सचर बना, तो रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस। SN1 लीड्स टू रेसेमाइजेशन। SN2 जब होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट करेगा। और SN1 जब होगा तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन वाले मिक्सचर मिक्सचर बनेगा एंड रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस।